Good morning, students. Myself, Dr. B.L. भादु from Government College बावड़ी। आज हम BA अंतिम वर्ष में पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक ले रहे हैं। देखिएगा, हमारे जो भूमंडलीय पारिस्थितिकी समस्याएं पाई जाती हैं, यानी कि ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, उन्हीं ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में विश्व उष्मायन या ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हो रही है, ओजोन छिद्र हो रहा है या ओजोन क्षरण की समस्या आ रही है। तो अगर आपसे पूछे कि भी ग्लोबल वार्मिंग क्या है ना, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव किस किस के ऊपर पड़ता है ना, और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस से संबंधित प्रमुख गैसें कौन सी हैं, तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो उनको आपको उत्तर देना है। कई बार ये भी आता है कि भी कौन से देशों का जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रतिशत में सर्वाधिक है, 4 देशों के नाम लिखना है। ठीक है ना। कई बार जैसे ग्लोबल जो है कार्बन रिपोर्ट जो आती है सालाना, 20 की क्या है, 21 की क्या है ना, वैश्विक तापमान के प्रभाव क्या है, तो इन सारे प्रश्नों के अपन को उत्तर देना है। कि अभी कई बार पूछा ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से समुद्र जल स्तर में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं, है ना, या ग्लोबल वार्मिंग जो है विश्व की जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं, या कृषि और वनस्पतियों पर ग्लोबल वार्मिंग के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो ये प्रश्न आपको देखना है। देखिएगा, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पार्थिव विकिरण से गर्म होती है, यानी सौर विकिरण से नहीं, पार्थिव विकिरण से होती है। ठीक है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव की प्रक्रिया है जो पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। वायुमंडल से होकर सूर्य की लघु तरंगें पृथ्वी के धरातल पर आसानी से पहुंचती है, लेकिन पृथ्वी के दीर्घ तरंग के रूप में होने वाले विकिरण को वायुमंडल की कुछ गैसें अवशोषित कर लेती हैं, जिससे वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड को बनाए रखती है, जिसके कारण धरती पर वायुमंडल का ताप संतुलन बना रहता है। यह प्रक्रिया ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। यह उदाहरण शीत प्रदेशों के ग्रीन हाउस से ली गई है, जहां ग्लास के ग्रीन हाउस में कृत्रिम परिस्थितियां उत्पन्न करके पौधों को प्रायोगिक स्तर पर विकसित किया जाता है। पृथ्वी का वायुमंडल भी ग्रीन हाउस के ग्लास की तरह कार्य करता है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। यदि ये ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उचित परिमाण में हो तो पृथ्वी की जलवायु की स्थिरता तथा जीवन में स्थिरता लिए ये आवश्यक है। लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसें अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती हैं तो पृथ्वी गर्म हो जाती है तथा वायुमंडल के तापमान में निरंतर वृद्धि होने लगती है, जिसके कारण पृथ्वी पर औसत से अधिक तापमान हो जाता है। इस घटना को ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्मायन की समस्या कहते हैं। विश्व तापन, वैश्विक तापीय वृद्धि का व्यापक दुष्प्रभाव मानव सहित विभिन्न जीव जंतुओं तथा वनस्पति समूहों पर पड़ता है। वैश्विक तापमान वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा सर्वप्रथम ब्रिटिश पर्यावरणविद बालसे ब्रास्कर ने 1970 के दशक में प्रदान की। तो देखिए, विश्व तापमान को सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग शब्द किसने शब्द काम में लिया है, तो कौन पर्यावरणविद थे, उसका नाम है बालसे ब्रास्कर। क्या नाम है? बालसे ब्रास्कर। तो ग्लोबल वार्मिंग वास्तव में क्या है, तो कहने का मतलब है कि जब ग्रीन हाउस गैसें अधिक मात्रा में पृथ्वी के धरातल पर इकट्ठी हो जाती हैं, है ना, तो ये पृथ्वी को गर्म करती हैं और वायुमंडल के तापमान में भी वृद्धि होने लग जाती है, और पृथ्वी का औसत तापमान में जब बढ़ जाता है तो वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि भी ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित कारक कौन सा है। देखिए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि ही विश्व तापमान का कारण है। यदि प्राकृतिक रूप से इन गैसों के अनुपात में कोई परिवर्तन होता है तो यह स्वतः संतुलित हो जाती है तथा इसका प्रभाव अधिक नहीं होता। लेकिन यदि बाह्य कारणों, मुख्यतः मानवीय कारणों से कृत्रिम रूप से यदि इन गैसों का उत्सर्जन होता है और वायुमंडल में एकत्रण होता है
तो ग्रीन हाउस प्रभाव में तीव्र वृद्धि होने लगती है तथा वैश्विक तापीय वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैसें कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, परक्यूलोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है, हालांकि ये सबसे कम खतरनाक है। यदि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव को एक माना जाए तो मीथेन गैस इसमें 21 गुना, नाइट्रस ऑक्साइड 290 गुना, CFC 11,350 गुना, CFC 12,370 गुना अधिक खतरनाक और हानिकारक है। स्पष्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्रीन हाउस गैसों में सबसे कम खतरनाक, लेकिन वर्तमान में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि तथा ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये सर्वाधिक दोषी है। औद्योगिक क्रांति के बाद उत्पन्न ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड की हिस्सेदारी 80% से अधिक है। मीथेन का योगदान 20% के लगभग है, जो दूसरा सर्वाधिक प्रभावी कारक है। अब हम बात करें आपसे कि भाई ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसेस, प्रमुख गैसें कौन सी हैं? देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही है। औद्योगिक क्रांति के पहले वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 280 ppm यानी पार्ट पर मिलियन थी, जो 1990 में बढ़कर 353 ppm हो गई और 2002 में कार्बन डाइऑक्साइड की औसत सांद्रता 371 ppm था, वर्तमान में 380 ppm से अधिक होगा। ओहो, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा औद्योगिक क्रांति के बाद कहाँ जो है 280 ppm था, नहीं पार्ट पर मिलियन था, और अब 280 के बाद हो गया 380, यानी 100 ppm बढ़ गया, बहुत ज़्यादा है ना। कई बार आता है कि भाई प्रमुख देशों का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रतिशत बताओ, सबसे ज़्यादा जो है किसका आ रहा है ना। तो 2010 के आंकड़े हमारे पास में है, उसमें सबसे ज़्यादा यूएसए से भी ज़्यादा चीन का आ रहा है। चीन का कितना आ रहा है कि भाई 26.43%, दूसरा नंबर यूएसए है 17.33, फिर तीसरा, फिर रूस, जापान, जर्मनी, भारत के आंकड़े आ जाते हैं, है ना। तो एक तरह से अभी वर्तमान में तीसरा नंबर भारत का आता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में किसके बाद? चीन, यूएसए के बाद तीसरा नंबर भारत है, और चौथे नंबर रूस का आता है, फिर जापान और जर्मनी का आता है ना। तो इस तरह से इनको अपन को याद भी रखना है। देखिए, ग्लोबल कार्बन रिपोर्ट भी आ रखी है, वैसे ये रिपोर्ट आती रहती हैं। तो अभी की रिपोर्ट के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन उत्सर्जन करने वाला चीन है, फिर यूएसए आ जाता है, और फिर कंट्रीज़ में भारत आ जाता है। तो इस तरह से ये कार्बन उत्सर्जन करने वाले जो है देश हैं, ठीक है ना। अब अपन एग्जाम में आता है सवाल कि अभी वैश्विक तापमान के प्रभाव क्या? देखिए, ग्रीन हाउस गैसों के वातावरण में अनुपात से अधिक वृद्धि के कारण ग्लोबल वार्मिंग से बहुत से दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे विश्व की जलवायु में परिवर्तन हो रहा है ना, समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो रही है, कृषि वनस्पतियों पर दुष्प्रभाव हो रहा है, अनावृष्टि तथा अतिवृष्टि की समस्या आ रही है, विश्व स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ रही है, ग्लोबल कूलिंग हो रहा है। तो हम पहले बात करते हैं विश्व की जलवायु में ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या परिवर्तन आया। यह वैश्विक तापमान का पहला प्रभाव है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में विश्व की जलवायु में परिवर्तन आ रहा। ये कैसे? देखिए, तो देखिए, ग्रीन हाउस गैसों की अधिक मात्रा के कारण पृथ्वी तथा वातावरण का ताप संतुलन बिगड़ जाएगा, जिसके कारण विश्व के तापमान में अधिक वृद्धि हो जाएगी, जिसमें वृद्ध स्तर पर जलवायु अस्थिरताएं उत्पन्न होगी। क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय जलवायु परिस्थितियों में भारी परिवर्तन होगा। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP तथा विश्व मौसम संगठन ने जलवायु परिवर्तनों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जलवायु परिवर्तन पर 1988 में विभिन्न सरकारों के प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन किया था। इस अध्ययन दल के अनुसार 2025 तक तापमान वर्तमान की अपेक्षा 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा।
तथा 2100 तक 3000 ईस्वी तक बढ़ेगा। भूमि की सतह महासागरों की अपेक्षा अधिक तेजी से गर्म होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दुगनी होने से धरती का तापमान लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। ये तापीय वृद्धि पृथ्वी के जलवायु तथा मौसम में अस्थिरता उत्पन्न कर देगी। वैश्विक तापीय वृद्धि के दुष्परिणाम वर्तमान में भी मौसमी घटना के रूप में सामने आ रहे हैं। देखिए, बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, जंगल में आग लगना, गर्मी में मृत्यु में वृद्धि जैसे कई रूपों में ग्रीन हाउस प्रभाव का दुष्परिणाम सामने आ रहा है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं दूसरी की समुद्र जल स्तर में वृद्धि भी इसका एक कारण बन रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। देखिए कैसे। तापीय वृद्धि का प्रभाव समुद्र जल में जल स्तर में वृद्धि के रूप में भी सामने आएगा। तापमान के बढ़ने से ध्रुवीय क्षेत्रों, ग्लेशियरों, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों का बर्फ पिघलने लगेगा, जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होने लगेगी। फलस्वरूप तटवर्ती क्षेत्र तथा द्वीपीय देशों के डूबने की संभावना रहेगी। ग्लेशियरों के पिघलने से प्रारंभ में नदियों में जल की अधिकता होगी और बाढ़ की समस्या उत्पन्न होगी, लेकिन ग्लेशियरों के सिकुड़ने से गर्मी में नदियों में जल का अभाव हो जाएगा, जो जल संकट का उत्पन्न करेगा तथा पेयजल की समस्या उत्पन्न करेगा। तटवर्ती क्षेत्रों में तूफानों की तीव्रता में वृद्धि होगी। मानव का विस्थापन एवं पुनर्वास की गंभीर समस्या होगी। अगला है इसमें ग्लोबल वार्मिंग का तीसरा प्रभाव है कृषि तथा वनस्पतियों पर दुष्प्रभाव क्या होगा। देखिए, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से कृषि तथा वनस्पतियों पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। सूखा तथा आग के कारण कई वनस्पतियां तथा फसल प्रजातियां नष्ट हो जाएगी तथा कई नुकसानदायक प्रजातियों की उत्पत्ति होगी। चारा के उत्तम घास नष्ट हो सकते हैं, जिससे पशुपालन पर प्रभाव पड़ेगा। मृदा की उपजाऊपन शक्ति में कमी आएगी तथा खेती खराब होगी। बाढ़ एवं सूखा तथा प्राकृतिक आपदाएं कृषि संकट उत्पन्न करेगी, जो खाद्य संकट की समस्या को उत्पन्न करेगी। गरीबी, बेरोजगारी, कृषक श्रमिकों के पलायन ग्रामीण क्षेत्र से पलायन की प्रमुख समस्या है। अगला इसका जैसे इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का, वो अनावृष्टि तथा अतिवृष्टि की संभावना बढ़ेगी ना। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि के कारण दुनिया में गर्म क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है। गर्म क्षेत्रों में तापमान वर्षा से 15% अधिक वर्षा होने की संभावना है। यह बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करेगा। इसके साथ ही सूखे का प्रकोप भी बढ़ेगा। सूखे के कारण पेयजल का संकट उत्पन्न होगा। सिंचाई के माध्यम प्रभावित होंगे। नगरीय जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। बाढ़ तथा सूखे से जान माल का व्यापक नुकसान होगा। अब देखिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी होगी। देखिए, तापमान एवं नमी में थोड़ी वृद्धि से वायरस, बैक्टीरिया और कवक जैसे रोग कारक तथा मच्छर तथा चूहे जैसे रोग संभावक तेजी से पनपते हैं। अतः अधिक तापीय वृद्धि से रोगों का विस्तार होगा। विश्व का वृद्ध क्षेत्र रोग के चपेट में आ जाएगा। मलेरिया में वृद्धि का कारण भी तापीय वृद्धि ही है। स्पष्टतः तापमान वृद्धि के व्यापक दुष्प्रभाव उत्पन्न होंगे, जो मानवीय, पर्यावरणीय तथा अधिवासीय पारिस्थितिकी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग के बहुत से दुष्परिणाम हैं। अब हमारे पास साक्ष्य भी आ गए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इसके हमारे पास क्या साक्ष्य। देखिए, एक तो वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि के आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं। दूसरा साक्ष्य हमारे पास है हिमनद तथा ग्लेशियरों का पिघलना और उनका संकुचन भी लगातार होता जा रहा है। ये भी हमारे पास में जो एक बड़ा साक्षी आ रहा है ना। तुषार भूमि या परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र का पिघलना भी जो है हमारे पास में आ रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जो है ग्लोबल वार्मिंग के हमारे पास में बहुत से साक्ष्य आ रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं वो क्या करें, इसको पुष्टि कर रही हैं, है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि का दुष्परिणाम वर्तमान में भी हमारे सामने आ रहा है ना।